वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड जीतने वालों के साथ बातचीत की। बाल शक्ति पुरस्कार के मुख्तलिफ जुमरों के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए मुल्क भर से 32 दरख्वास्त दहनगान का इंतखाब किया गया है। इस साल 32 बच्चों को आर्ट, कल्चर, इख्तिरा, तालीम, समाजी खिदमत के शोबे में बेहतर काम करने पर मुंतखब किया गया है। बेंगलुरु से सईद एफ अहमद को वेस्टर्न क्लासिकल पियानो में बेहतर कारकर्दगी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। भारत का भविष्य महान है। 5 से स्वर्णिम भारत के स्वप्न को साकार करने में बच्चों की प्रतिभा की पहचान और प्रोत्साहन की भूमिका अहम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इसी सोच से प्रेरित महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 से आरंभ हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का लक्ष्य उन बच्चों को सम्मानित करना है जिन्होंने आसानी को भूलकर साहस को चुना, अपनी नई सोच से नया कुछ बुना, नई ऊंचाई पाने को नया रास्ता चुना। इन बच्चों पर देश को अभिमान है, क्योंकि इनके ही सपनों से भारत का भविष्य महान है। नवाचार, वीरता, शैक्षिक उपलब्धि, समाज सेवा, कला और संस्कृति, खेल। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 6 श्रेणियों में बच्चों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 5 से 18 साल के बच्चों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 लाख रुपए की राशि और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। विजेता बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से 2021 व 2022 के पुरस्कार विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मास्टर सईद फतीम अहमद, उम्र 13 वर्ष, बेंगलुरु अर्बन, कर्नाटक, वेस्टर्न क्लासिकल पियानो वादक। इस क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का जरूर इत्तेहाद है, लेकिन दूसरी रियासतों में खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जानिब से जेडीयू जैसी पार्टी को ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है। जेडीयू सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश पार्टी इंचार्ज केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू का उत्तर प्रदेश में पिछली मर्तबा नहीं लड़ना एक सियासी भूल जरूर थी, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। हम बीजेपी का इंतजार नहीं करेंगे और बीजेपी पर भरोसा भी नहीं करेंगे। इस मर्तबा जेडीयू अपने दम पर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी। बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी केसी त्यागी से। सर, उत्तर प्रदेश में आरसीपी सिंह जिम्मेदारी संभाल रहे थे, बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जिस तरह से 26 विधानसभा क्षेत्र की सूची जारी कर दी गई है, उसके बाद अब माना जाए कि किसी तरह की कोई संभावना उत्तर प्रदेश में अब नहीं है बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की। नहीं, एक समय अवधि तय कही गई थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकेतों के जरिए इस तरह का कोई इम्प्रेशन देगी जिससे लगेगा कि गठबंधन हो सकता है। और जब इस तरह का नहीं हो पाया, उसके बाद ही हम लोगों ने सूची जारी की है। हमारी तैयारी चुनाव लड़ने की थी। हम 2017 में नहीं लड़े थे। अगर 2017 में लड़े होते तो हमारी पार्टी की और भी बेहतर स्थिति वहां पे हुई होती। वो हमारी राजनीतिक भूल थी, जिसका खामियाजा हम आज तक भी भुगत रहे। अभी जितना डिले हुआ बातचीत की प्रक्रिया में, वो भी एक भूल आपको लग रही है? हाँ, उतना देर नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह से हमारी तैयारियों पे भी फर्क पड़ा और ऊहापोह की परिस्थितियां भी बनी रही। हमें कुछ और समय पहले ही मन बना करके चुनाव लड़ने की तैयारियों को और तेज करना चाहिए था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहाँ से पार्टी की तरफ से? इतनी बड़ी पार्टी है, बिहार में लगातार आप लोग सत्ता में है, आखिर रणनीति में चूक कहाँ से हो गई? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी पर अतिरिक्त विश्वास कर रहे थे और हमें था कि जो बिहार का गठबंधन है उसको और आगे बढ़ाने के प्रयास तेज होंगे। यूं भी उत्तर प्रदेश में जो हमारे बिहार के अध्यक्ष श्री जायसवाल जी कह रहे हैं कि यूपी में कभी समझौता नहीं था, तो उनकी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे सांसद भी रहे
विधायक भी रहे हैं। कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी और रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार में जेडीयू के मिनिस्टर भी रहे हैं। तो वही उसी उम्मीद और आशा ने हमें इस प्रकरण को लंबा खींचने के लिए मजबूर किया। अब माना जाए कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी तरह की कोई संभावना नहीं बची है बीजेपी से गठबंधन की। नहीं, उनकी तरफ से जब नकारात्मक संदेश आए हैं तो उसके बाद एक स्वाभिमानी और स्वतंत्र पार्टी के नाते हम लोग अपना चुनाव प्रक्रिया तेज कर चुके हैं। हमने उम्मीदवार घोषणा कर दी है एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक। आखिर में एक सवाल, नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश में? नीतीश कुमार जी पार्टी के प्रेरणा स्रोत हैं, इसके संस्थापक सदस्यों में से हैं। उन्हीं के आभा मंडल के आसपास, उन्हीं के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के आसपास पार्टी बढ़ती है, फलती फूलती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को उनके संदेश भी प्राप्त होंगे, उनकी आवाज भी प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ नितेश, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पाकिस्तान वाले बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमारा असल दुश्मन चीन है, पाकिस्तान सियासी दुश्मन है। बीजेपी सिर्फ वोट की सियासत के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं है? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, यह तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज से एक कैंपेन की शुरुआत कर रही है। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। केजरीवाल ने दिल्ली की आवाम से इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए, आपको किस काम से क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। आपकी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुला, वीडियो में बताएं कि उस मोहल्ला क्लिनिक से आपको कितना फायदा हुआ। क्या सरकारी स्कूल सुधरने से आपके या आपके जानने वालों के बच्चों को फायदा हुआ, आपके बिजली पानी के बिल जीरो हुए, और भी कोई फायदा आपको हुआ हो, या आपको लगे कि आपकी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोई भी अच्छा काम किया, आप वीडियो में जरूर बताएं। और वीडियो के अंत में आप अपील करें कि यदि दूसरे लोग भी अपने राज्य में ऐसे अच्छे काम चाहते हैं तो वे भी केजरीवाल को एक मौका जरूर दें।
महाराष्ट्र के वज़ीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सियासी सहूलत के मुताबिक हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने इक़्तिदार के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन बीजेपी सिर्फ इक़्तिदार के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ रहकर 25 साल बर्बाद कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने भी मजहब के नाम पर नफरत फैलाने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि 25 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हें सड़न तक पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया। ये सच्चाई है। देश में बीजेपी जिन दलों के साथ जाती है, धीरे धीरे वो सारे दल को हड़प कर उन्हें खत्म कर देती है। हमें लगता है इसी के कारण कई दिनों से वे अलग कुछ किया जाए इस सोच में थे, और 2019 के नतीजे के बाद उन्होंने फैसला ले लिया। हमें लगता है अब शिवसेना का विस्तार होगा। हमें लगता है सिलेक्टिव है। सावरकर की विचारधारा सिलेक्टिव नहीं हो सकती। हिंदुत्व सिलेक्टिव है, ये बात सच है। हमें लगता है कि धर्म पे सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा हो, हमें लगता है यही घातक है। शिवसेना यही कहना चाहती है कि अपने धर्म पर गर्व करो, अपने धर्म पे आधारित चीजों को आगे बढ़ाओ, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा फैलाना, नफरत फैलाना, ये गलत है। वहीं महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अपनी हुकूमत की खामियों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मिलाकर कल जिस प्रकार का भाषण मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े पैमाने पर उनकी पार्टी चौथे नंबर पर जाने से आहत है और उसका गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं, बीजेपी पर निकाल रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि महाराष्ट्र के प्रश्नों पर वो बोलते, महाराष्ट्र की दिक्कतों पर वो बोलते। एक शब्द उसके ऊपर उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि कहते भी कैसे, जिस प्रकार का करप्शन, जिस प्रकार की वसूली आज महाराष्ट्र में हो रही है, जिस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को लूटने का काम शिवसेना पार्टी कर रही है, ये सारी चीजें सामने आती, इसलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है। 26 जनवरी को स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में मुसलमान शिरकत न करें। कर्नाटक के इमारत शरिया ने मुसलमानों से इस बात की अपील की है। उलमाए किराम ने कहा है कि सूर्य नमस्कार मजहब इस्लाम के अकीदे के खिलाफ है, लिहाजा इस प्रोग्राम में मुस्लिम तुलबा शिरकत न करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है। ये बात तो अलग है, उसमें लाजिमी या मैंडेटरी नहीं कहा गया, इख्तियारी कहा गया, लेकिन कहीं मुसलमान ये ना समझ बैठें इसमें भी अगर हम पार्टिसिपेट कर लें, अगर हम इसमें शामिल हो जाएं तो क्या हो जाएगा। जी हाँ, हमारा ईमान गारत हो जाएगा। क्यों? सूर्य नमस्कार का मतलब क्या है कि सूरज हमको रोशनी देता है और हमको ताकत देता है, इसलिए हम इसको नमस्कार करना चाहिए, इसको पूजना चाहिए, इसकी इबादत करना चाहिए। ये अकीदा होता है सूर्य नमस्कार में। मुसलमान इस अकीदे को मानते नहीं, मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और एक अल्लाह ही के सामने अपनी पेशानी को टिकाते हैं।
यौम जमहूरिया के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मिलिटेंटों की किसी भी मुहिम को नाकाम बनाने के लिए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी नाके लगाए गए हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कानपुर के सेसामाओ असेंबली हलके पर पिछले 25 बरस से समाजवादी पार्टी के सोलंकी खानदान का कब्जा है। मौजूदा एमएलए इरफान सोलंकी यहां से 3 बार जीत चुके हैं। इससे पहले उनके वालिद हाजी मुसद्दिक सोलंकी 2 बार इस हलके से रुकन असेंबली रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर इरफान सोलंकी को सेसामाओ असेंबली से उम्मीदवार बनाया है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने इरफान सोलंकी से बातचीत की, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रचार की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से सीसामऊ विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 25 सालों से समाजवादी पार्टी और सोलंकी परिवार का कब्जा है। हमारे साथ इरफान सोलंकी जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो 3 बार से यहाँ पर विधायक हैं। इरफान जी, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? धन्यवाद पहले तो आपका और दूसरी बात मैं धन्यवाद हमारी इस सीसामऊ की आवाम को और ख़ास तौर से अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ आला नेता लोगों का, जिन्होंने 6ठी बार हमारे परिवार पे भरोसा दिखाया और 4थी बार मेरे ऊपर, और उन्होंने मुझे टिकट भी दिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके मौका दिया। देखिए, पिछले 5 साल यानी 5 बार के जो चुनाव हुए, मौजूदा सरकार यानी बीजेपी सरकार ने 5 नए उम्मीदवार उतारे। अब जो 6था चुनाव हो रहा है उसमें भी 6था उम्मीदवार आया है, नया उम्मीदवार आया है। तो ये जनता ने, खास तौर से सीसामऊ विधानसभा की सेकुलर सोच वाली जनता ने उन बीजेपी वालों को हमेशा नकार दिया है। वो उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ, खास तौर से मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का एहसान है, उस मालिक का करोड़ों करोड़ एहसान है कि 20,000 वोटर की शक्ल में जो हिंदू भाई है, उनको विश्वास है, वो भगवान राम को मानते हैं और भगवान राम की भी मानते हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ, ईदगाह कॉलोनी का क्षेत्र है। यहाँ पर सभी मजहब के लोग रहते हैं, अगले बिरादरी के, पिछली बिरादरी के, मुसलमान, क्रिश्चन, पंजाबी, हर आदमी। और ये 25 साल का जब साथ होता है, अभी आप मान सकते हो 25 साल से परिवार का रिश्ता है मेरा इनका। अब मैं विधायक की हैसियत से नहीं, एक परिवार के सदस्य की हैसियत से यहाँ आता हूँ, और ये सब मुझे एक परिवार के सदस्य की यहाँ बुलाते हैं। और ये जो पानी में लाठी मारने से वो सोचते हैं बीजेपी वाले कि पानी अलग हो जाएगा, ये उनकी कल्पना है और वो कल्पना ही में रहेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान 6ठी बार भी हम समाजवादी पार्टी का इरफान जी, एक चीज और की, जिस तरह से मौजूदा साल जो है सलील बिश्नोई जो कि मौजूदा समय में एमएलसी हैं, उनको उतारा है। मतलब कोशिश में वो लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पर सीट में, क्या आपको क्या लगता है कि हर बार हार होती है, बड़ा प्रत्याशी लाते हैं उसके बावजूद हार होती है, क्या कारण है? ये हमारे ऊपर हमारे क्षेत्र की जनता का प्यार है और ये उनकी आंखों की किरकिरी बनी हुई है। और याद रखिए, 5 बार हुआ है, 6ठी बार भी इतिहास हम दोहराएंगे। इंशाल्लाह एक ऐसा कीर्तिमान बनाएंगे कि बीजेपी अगले चुनाव में या तो वॉकओवर देगी इंशाल्लाह रहमान, या हमारे खिलाफ उतरने के लिए बहुत बड़े आपने देखा कि इरफान सोलंकी का साफ तौर से कहना है कि सीसामऊ विधानसभा की जनता जिस तरह से उन्होंने विकास कार्य किया है उस पर वोट करेगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कांग्रेस अपंग सेल ने बेसहारा और माजूर अफराद के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से रिहाइश का इंतजाम करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में कांग्रेस अपंग सेल के एक नुमाइंदा वफ्द ने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया। माजूरों का कहना है कि औरंगाबाद शहर में माजूरों की तादाद कमोबेश 4000 के करीब है, जिनमें अक्सरियत बेघर और किराए के मकानात में रहने पर मजबूर हैं। ऐसे अफराद को बाज़ाबाद किया गया तो माजूरीन अपने खानदान का सहारा बन सकते हैं। जो आज बेरोजगार है, जिनके पास घर नहीं है, काम करने के लिए कोई जगह नहीं है, को उन्हें वक्फ बोर्ड जो तो जगह मुहैया कर दे किए जाए करे, ताकि मुस्तकबिल में वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपने अफराद खानदान को पाल सके। विकलांग लोग, क्योंकि आज जो है तो विकलांगों के पास घर नहीं है, दाल नहीं है, आज वो बेचारे भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं।
औरंगाबाद शहर में कत्ल का एक सनसनीखेज वाकया पेश आया है। शहर के टीवी सेंटर इलाके में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के उकबी हिस्से में पुलिस को एक शख्स की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि मकतूल की शिनाख्त सिद्धार्थ साल्वे की हैसियत से की गई है। वो पेशे से मजदूर था। कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया कि चेहरा और कमर का निचला हिस्सा जला दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश कत्ल की वजह हो सकती है। बताया जाता है कि मकतूल की अहलिया पिछले कुछ अरसे से शौहर से अलहदा रह रही थी। घरेलू तनाजे पर मियां बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े होते थे। ताहम पुलिस का कहना है कि कत्ल की इस वारदात में एक से ज्यादा मुलजिमीन मुलविस हैं और उनकी तलाश जारी है। आलमदीन, मुफक्किर और मुफस्सिर मौलाना अतीकुर रहमान संभली की रहलत पर इल्मी, अदबी और मजहबी हलकों में शदीद रंजोगम देखा जा रहा है। तवील अलालत के बाद दिल्ली में गुज़िश्ता शब इंतकाल हुआ। मौलाना अतीकुर रहमान संभली मारूफ आलमदीन मौलाना मंजूर नोमानी के सबसे बड़े फर्जंद थे। कई अहम मानाखेज और फिक्र अंगेज किताबों के मौलाना अतीकुर रहमान संभली मुसन्निफ थे। अल-फुरकान और निदाए मिल्लत के जरिए भी अहम अदबी, दीनी और मिली खिदमात अंजाम दिए। मौलाना ने एक तवील अरसे तक बरतानिया में रहकर भी अहम दीनी और दरसी खिदमात अंजाम दिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।